हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो आज की वीडियो में हम अपने डाटा फ्रेम का कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हमारा डाटा फ्रेम यूजिंग पांडाज 1 जो हमारा पार्ट है वो हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारे नियर बाय 155 क्वेश्चंस टोटल क्रिएट हुए हैं जब हमने डाटा फ्रेम को कंप्लीट किया, डाटा फ्रेम यूजिंग पांडाज डाटा 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो आज इवनिंग में ही डालेंगे पांडाज ग्रुप से रिलेटेड। तो आप हमारे साथ बने रहें और कल मॉर्निंग में ही आपको जल्द ही हमारी थर्ड वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम बात करेंगे प्लॉट्स की। ठीक है, मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी की। और हमारा पांडाज वाला जैसे हमने बताया था आपको एग्जाम से पहले सभी वीडियोज हम प्रोवाइड करा देंगे, वो हम आपको दे दें। कोशिश करेंगे कि हम आज शाम को ही आपको ये दोनों वीडियोज प्रोवाइड करा दें, नहीं तो आपको कल मॉर्निंग तक एक्यूरेटली आपको ये दोनों वीडियोज मिल जाएंगे। तो अभी तक भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और दूसरा अब हम जो वीडियो अपलोड करेंगे इसमें हमारा इसको आप चेक कर ले। और अगर आपने पहले वाली वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से 12th IP टर्म 1 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाके आप हमारी समीर वीडियो चेक कर सकते हैं, या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वहाँ से हमारी प्लेलिस्ट को गेट कर सकते हैं। तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्किप ना देखें, करें, एंड तक देखें। और जितने भी क्वेश्चंस हमारे हो रहे हैं क्रिएटेड उतने मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है हाउ टू ज्वाइन मर्ज एंड कॉन्कैटिनेशन ऑफ डाटा फ्रेम। हम एक जो डाटा फ्रेम है उसको कैसे ज्वाइन करेंगे, मर्ज करेंगे या कॉन्कैटिनेट करेंगे, ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है। तो है यूजिंग अपेंड मेथड। अगर हमें किसी भी डाटा फ्रेम को ज्वाइन करना है, मर्ज करना है, कॉन्कैटिनेट करना है तो हम अपेंड मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, उसका यूज कैसे होगा, DF1 डाटा फ्रेम जो हमने भी लिया वो अप डॉट अपेंड डाटा फ्रेम 2, यानी अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं तो हम दो डाटा फ्रेम का यूज करेंगे। तो एक डाटा फ्रेम का नाम हमें पहले ले लेना, डॉट अपेंड लगा के अपेंड के अंदर में दूसरे डाटा फ्रेम का नाम दे देना। जरूरी नहीं है कि DF1 डॉट अपेंड DF2 होगा। अगर आप पहले DF2 के एलिमेंट चाह रहे हैं फिर DF1 के चाह रहे हैं तो आप DF2 डॉट अपेंड DF1 कर सकते हैं। When we are appending DF2 to DF1, which data frame rows will precede? देखिए क्या बोल रहे हैं कि जब हम अगर DF1 DF2 टू DF1, यानी अभी जो मैंने बात बताई थी हम इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, वही कर रहे हैं, DF2 डॉट अपेंड DF1। तो किस डाटा फ्रेम की रो पहले प्रोसीड होंगी, तो जो डाटा फ्रेम हमारा फर्स्ट में होगा उसकी फर्स्ट में प्रोसीड होंगी और सेकंड पे होगा उसकी सेकंड में प्रोसीड होंगी। ठीक है, तो DF2 की होंगी पहले, DF2। क्वेश्चन नंबर 128, विच पैरामीटर इज यूज टू सॉर्ट द कॉलम लेबल। कॉलम लेबल को जो पैरामीटर है उनको अगर हमें सॉर्ट करना है तो हम किस मेथड का यूज करेंगे, SORT आएगा, ये SH लगा रखा मैंने। विच पैरामीटर यूज टू सॉर्ट द कॉलम लेबल, अगर कॉलम लेबल को हमें यूज करना है तो हम क्या सॉर्ट जो पैरामीटर है उसका यूज करेंगे। और इसमें इक्वल लगा के हम करते हैं सॉर्ट इज इक्वल टू ट्रू, सॉर्ट इज इक्वल टू फॉल्स। इसकी दो स्टेट होते हैं, ट्रू और फॉल्स, और बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है। बाय डिफॉल्ट इट इज सॉरी बाय डिफॉल्ट इट इज फॉल्स। हाँ, इट इज फॉल्स आएगा, बाय डिफॉल्ट में इट इज फॉल्स आएगा, ये ट्रू नहीं आएगा, गलत टाइप हुआ है। ठीक है, इसके बाद विच स्टेट ऑफ सॉर्ट पैरामीटर इज अप्लाइड ऑन द डाटा फ्रेम व्हेन कॉलम इन अनसॉर्टेड ऑर्डर। और ऊपर वाले में एक बात और बताना चाह रहा था, DF1 डॉट अपेंड DF2 है तो पहले DF1 के कॉलम आएंगे फिर DF2 के कॉलम आएंगे। ठीक है, अगर हम लगा देते हैं सॉर्ट इज इक्वल टू ट्रू तो हमारे जो कॉलम है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आएंगे। पहले मान लो ABCDE है, चार कॉलम है तो ABCD के ही आएंगे। Which state of sort parameter is applied on the data frame when column in the unsorted order? ठीक है, तो sort जो पैरामीटर है ऑन द डाटा फ्रेम कब अप्लाई करेंगे डाटा फ्रेम पे। ठीक है, which state of the sort parameter on the data frame when column in the unsorted order। उन पैरामीटर के किस स्टेट which state of the sort parameter is applied, एक मिनट।
Which state of the sort parameter is applied on the data frame when column in the unsorted order? ठीक है, अगर हमारे कॉलम है वो अनसॉर्टेड ऑर्डर में, तो हम सॉर्ट पैरामीटर का कौन सा स्टेट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फॉल्स आएगा। अगर अनसॉर्टेड ऑर्डर में तो सॉर्ट इज इक्वल टू फॉल्स, जो बाय डिफॉल्ट हमारा अप्लाई होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130, विच पैरामीटर इज यूज्ड टू रीच द एरर इफ द रो लेबल आर डुप्लीकेट? अगर हमारे रो लेबल डुप्लीकेट हैं तो विच पैरामीटर इज यूज्ड टू रेज द एरर? कौन सा पैरामीटर है जो एरर रेज करेगा अगर हमारे लेबल है वो डुप्लीकेट है? तो इसका आंसर है वेरीफाई इंटीग्रिटी। ठीक है, अगर वेरीफाई इंटीग्रिटी हमारा फॉल्स है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही लगता है, तो ये हमारा कोई एरर रेज नहीं करेगा अगर हम डुप्लीकेट लेबल यूज करते हैं। ठीक है, रो के अंदर। और अगर हम डुप्लीकेट, ये कार्य हमने वेरीफाई इंटीग्रिटी इज इक्वल टू ट्रू कर दिया, तो ये हमारा क्या करेगा, एरर रेज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, कैन वी अपेंड सीरीज एंड डिक्शनरी टू ए डाटा फ्रेम? तो हम सीरीज और डिक्शनरी डाटा फ्रेम में अपेंड कर सकते हैं या नहीं, ये बात ये कर रहे हैं। तो हाँ, हम कर सकते हैं, यस। क्वेश्चन नंबर 132, विच पैरामीटर इज यूज्ड इफ यू डू नॉट वांट टू यूज रो इंडेक्स लेबल? अगर हम चाह रहे हैं रो के इंडेक्स के जो हमने लेबल दिए हैं, मान लो ABCD दे दिया, अगर हम वो नहीं चाहते, बाय डिफॉल्ट जो 0 1 2 3 आते हैं वही लेबल हमारे आए, तो उस रो के इंडेक्स को हम अगर रिमूव करना चाहते हैं तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। अगर इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे तो हमारे क्या होंगे, 0 1 2 3 आ जाएंगे, हमने जो इंडेक्स खुद से डिफाइन किया वो नहीं आएंगे। ठीक है, और दूसरा बाय डिफॉल्ट ये ट्रू रहता है, तो जो हम यूज करते हैं वही हमारे अपीयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, राइट द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम के जो एट्रीब्यूट है उनके नेम बताने हमें। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हम देखते हैं, डाटा फ्रेम डॉट इंडेक्स, डाटा फ्रेम डॉट कॉलम, डाटा फ्रेम डॉट डाटा टाइप, डाटा फ्रेम डॉट वैल्यूज, डाटा फ्रेम डॉट शेप, डाटा फ्रेम डॉट साइज, डाटा फ्रेम डॉट टी का मतलब है ट्रांसपोज, डाटा फ्रेम डॉट हेड, डाटा फ्रेम डॉट टेल। ये दो जो हमारे हैं ये मेथड्स की कैटेगरी में हमारे आते हैं, डाटा फ्रेम डॉट हेड और डाटा फ्रेम डॉट टेल। और एक हमारा भी यहाँ पे है नहीं, एम्पिटी, ये भी हमारा डाटा फ्रेम का एट्रीब्यूट। अब हम एक एक के बारे में एक एक क्वेश्चन बनाते हैं और इनका क्या क्या वर्क है वो समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 134 है, व्हाट इज द यूज ऑफ डीएफ डॉट इंडेक्स एट्रीब्यूट इन डाटा फ्रेम? अगर हम डाटा फ्रेम के अंदर इंडेक्स एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं तो उसका क्या यूज है? ठीक है, इट डिस्प्लेज द रो लेबल, ये रो लेबल को डिस्प्ले करेगा। क्वेश्चन नंबर 135, व्हाट इज द यूज ऑफ डीएफ डॉट कॉलम एट्रीब्यूट इन डाटा फ्रेम? हमारे डाटा फ्रेम के अंदर कॉलम एट्रीब्यूट का क्या वर्क है? तो ये हमारे कॉलम्स के नेम को डिफाइन करेगा, इट डिस्प्लेज कॉलम लेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 136, व्हाट इज द यूज ऑफ डीएफ डॉट डी टाइप एट्रीब्यूट इन डाटा फ्रेम? डी टाइप एट्रीब्यूट हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, डाटा टाइप होता है, तो ये एवरी रो का डाटा टाइप हमें क्या करेगा, प्रिंट करेगा। इट शोज द डाटा टाइप ऑफ ईच कॉलम इन द डाटा फ्रेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137, व्हाट इज द यूज ऑफ डीएफ वैल्यूज एट्रीब्यूट इन डाटा फ्रेम? अगर हम कोई डाटा फ्रेम है जिसका नाम है डीएफ और उसके साथ हमने लगा दिया वैल्यूज, तो वो एक एरे के अंदर इन सब की वैल्यूज को एक एरे में प्रिंट करेगा। ठीक है, इट शोज द नंपी एंटी एरे ND array having all the values in the data frame without access labels। क्या करेगा, एरे के अंदर हमारी सभी वैल्यूज हैं डाटा फ्रेम की, उनको प्रिंट कर देगा और उनके लेबल्स को प्रिंट नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 138, व्हाट इज द यूज ऑफ डीएफ डॉट शेप एट्रीब्यूट इन डाटा फ्रेम? एक बार 137 का मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आपको। जो ये आउटपुट आएगा, इसके आउटपुट में सीधा लिखा आएगा एरे। ठीक है, और एरे के अंदर जो हमारा डाटा फ्रेम है उसकी कंप्लीट वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, जैसे हम एरे मेथड यूज करते हैं तो उसी तरह से इसके अंदर इसकी कंप्लीट वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये शो कर देगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द यूज ऑफ डीएफ डॉट शेप एट्रीब्यूट इन डाटा फ्रेम? डाटा फ्रेम में देखिए हमने बात की थी रोज और कॉलम्स होते हैं, तो शेप क्या बताएगा, कितनी रोज हैं और कितने कॉलम है हमारे डाटा फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो इट शोज द डायमेंशन ऑफ द डाटा फ्रेम, डाटा फ्रेम की डायमेंशंस बताएगा, कितने रो हैं कितने कॉलम है। तो 2 रो 2 कॉलम है तो 2,2 हो जाएगा, 3 रो 3 कॉलम है 3,3 हो जाएगा, 5 रो 3 कॉलम है तो 5,3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, ये डाटा फ्रेम हैविंग 5 रोज एंड 3 कॉलम, शेप विल बी 5,3, यानी पहले रो आएगी फिर कॉलम आएगा अगर शेप को हम यूज कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट इज द यूज ऑफ डीएफ डॉट साइज एट्रीब्यूट इन डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम के अंदर डीएफ डॉट साइज एट्रीब्यूट का क्या होगा। देखिए हम शेप को अगर देखें तो 5 रोज 3 कॉलम्स दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर हमें शेप का पता है तो, ठीक है। तो हमारे 5 रोज हैं और हर रोज में 3 कॉलम है तो टोटल 15 होंगे, ठीक है। तो इट गिव द टोटल वैल्यूज आर अवेलेबल इन द डाटा फ्रेम। ये दिखाएगा कि हमारे डाटा फ्रेम में टोटल कितनी वैल्यूज अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद डीएफ ये बता रखा है, शेप इज 5 देन इट इज हैविंग 15 वैल्यूज। चलो क्वेश्चन नंबर 140, व्हाट इज द यूज ऑफ डीएफ डॉट टी एट्रीब्यूट इन डाटा फ्रेम। तो टी का मीनिंग मैंने बताया था ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो ये रो को कॉलम्स क्रिएट कर देगा और कॉलम्स को रोट क्रिएट कर देगा। अगर हमारे डाटा फ्रेम जो है उसका साइज है 5,3, 5 रोज एंड 3 कॉलम्स है, उनको ट्रांसपोज करके 3 रो 5 कॉलम्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। बस ये है, इसमें कॉलम को रो क्रिएट कर देगा और रो को कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 141, व्हाट इज द यूज ऑफ डीएफ डॉट हेड। और हेड के अंदर एन है मेथड इन द डाटा फ्रेम। ये दोनों मेथड हमने हेड और टेल अपने सीरीज में भी पढ़े हैं, सेम उनका यही यूज है। अगर हम हेड के अंदर एन को पास नहीं करते हैं तो टॉप हमारे जो टॉप में 5 वैल्यूज हैं डाटा फ्रेम की उनको शो करेगा, और अगर हम एन की वैल्यू डिफाइन कर देते तो उस एन की जो वैल्यू होगी उतनी ही रोज को क्या करेगा ये वो करेगा, ठीक है। एन वैल्यूज ऑफ द डाटा फ्रेम बाय डिफॉल्ट 5 लेगा और वैसे एन की जो वैल्यू डालोगे उतनी ही लेगा। क्वेश्चन नंबर 142, व्हाट इज द यूज ऑफ डीएफ डॉट टेल एन। तो टेल हमारी बॉटम की 5 वैल्यूज लेगा, नीचे की 5, लास्ट 5 हम बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने एन की वैल्यू डिफाइन कर दी तो एन वैल्यूज यानी एन की जो भी वैल्यू डालोगे डीएफ डॉट टेल आपने 5 डाल दिया 7 डाल दिया तो लास्ट की नीचे की जो सबसे 7 वैल्यूज है उनको क्या करेगा ये लेगा। क्वेश्चन नंबर 143, व्हाट इज द यूज ऑफ डीएफ। ये थोड़ा है डाटा फ्रेम बाय डिफॉल्ट, मैंने यहाँ डालना बता दिया। इट शोज द बॉटम एन वैल्यूज ऑफ द डाटा फ्रेम और बाय डिफॉल्ट 5 यहाँ मैंने डालना भूल गया हूँ, बाय डिफॉल्ट 5 रोज, ठीक है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ डीएफ डॉट एम्प्टी एट्रीब्यूट इन द डाटा फ्रेम। एम्प्टी एट्रीब्यूट का हमारे डाटा फ्रेम में क्या वर्क है, इट चेक्स द डाटा फ्रेम इट इज एम्प्टी और नॉट। पहले ये चेक करेगा अगर हमारा डाटा फ्रेम एम्प्टी है या नहीं है। अगर हमने डाटा फ्रेम में वैल्यू डाल रखी है तो एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स वैल्यू दे देगा और अदरवाइज वो ट्रू दे देगा। क्वेश्चन 144, कैन स्टोर एंड एक्सपोर्ट डाटा इन डाटा फ्रेम एज ए CSV फाइल। अगर हम कोई डाटा फ्रेम है उसकी वैल्यूज को क्या करना चाह रहे हैं CSV फाइल में स्टोर करना चाह रहे हैं, तो देखिए दोनों ही वर्क होते हैं। एक डाटा फ्रेम की वैल्यू को हम CSV में भी स्टोर कर सकते हैं और एक CSV फाइल को हम डाटा फ्रेम में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर यस रहेगा, यस। क्वेश्चन नंबर 145, विच मेथड इज यूज्ड टू लोड द डाटा इनटू द डाटा फ्रेम। अगर हमें डाटा फ्रेम के अंदर डाटा को लोड करना है यानी CSV फाइल से डाटा भेजना है डाटा फ्रेम में तो हम रीड CSV मेथड का यूज करेंगे। रीड CSV के बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज आएगा क्योंकि मेथड है, मेथड की पहचान होती है उसके साथ पैरेंथेसिस ओपन क्लोज मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ये एग्जांपल दे दिया उन्होंने, डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड CSV और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट तो हमारा हो जाएगा फाइल पाथ जिसमें हम फाइल डालेंगे, हमारी फाइल का नाम क्या हो उसका पाथ कहाँ पे वो है हमारे सिस्टम में वो पाथ डालेंगे। SCP सेपरेटर है कोमा और हेडर इज इक्वल टू 0, जो वैल्यूज को सेपरेट करेगा वो कोमा यूज करेंगे और हेडर इज इक्वल टू 0। अब इन एक को हम डिफाइन करेंगे, सेपरेटर क्या है हेडर क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 146, व्हाट इज द यूज ऑफ SCP पैरामीटर। जो हमने अभी किया था SCP इज इक्वल टू कोमा इन द रीड CSV मेथड। जो हमारा रीड CSV मेथड है इसमें SCP पैरामीटर उसका क्या वर्क है, it specifies the whether the values are separated by using comma, semicolon, tab or any other character। SCP पैरामीटर क्या डिफाइन करता है, जो हमारी वैल्यूज है फाइल के अंदर उनको सेपरेट करना है, ठीक है। तो उस सेपरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं SCP पैरामीटर यूज करते हैं और SCP पैरामीटर के अंदर हम कोमा भी यूज कर सकते हैं, सेमीकोलन भी यूज कर सकते हैं, टैब भी यूज कर सकते हैं और कोई अदर कैरेक्टर मान लो $@ है वो भी हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ SCP पैरामीटर। जो हमारा SCP पैरामीटर होता है उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू की बात कर रहा है तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट SCP इज स्पेस। क्वेश्चन नंबर 148, व्हाट इज द यूज ऑफ हेडर पैरामीटर। हेडर पैरामीटर का क्या यूज है, इट स्पेसिफाइज दैट द नंबर ऑफ रोज whose values are to be used as our column name। क्या करता है नंबर ऑफ रोज
ठीक है, नंबर ऑफ रोज को स्पेसिफाई करेगा, जिनकी वैल्यूज के हम कॉलम यूज कर रहे हैं उन कॉलम के नेम आ जाएंगे उसके साथ। ठीक है, व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द हेडर पैरामीटर। तो बाय डिफॉल्ट हेडर पैरामीटर की वैल्यू 0 होती है, हेडर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 150, इफ वी सेट हेडर इज इक्वल टू 0 व्हाट विल बी शो इन द आउटपुट। अगर हम हेडर को 0 सेट कर रहे हैं तो हमारे आउटपुट में क्या शो होगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट द कॉलम नेम इन्फरेड फ्रॉम द फर्स्ट रो ऑफ द फाइल। नेम जो हमारे कॉलम की वैल्यूज आएगी वो रो की फर्स्ट रो से हमारी स्टार्ट होकर आएगी। क्वेश्चन नंबर 151, which parameter is used to specify the column name in the read CSV function। तो कॉलम का नेम अगर हमें स्पेसिफाई करना है तो रीड CSV फंक्शन में हम कौन सा पैरामीटर यूज करेंगे, तो नेम्स पैरामीटर यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, नेम्स इज इक्वल टू और कॉलम्स के नाम डिफाइन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 152, which function is used to export a data frame to a CSV फाइल। ठीक है, अगर हमें डाटा फ्रेम से, अब तक हम क्या कर रहे थे, CSV से डाटा फ्रेम में डाल रहे थे, अब डाटा फ्रेम से CSV में भेज रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टू CSV मेथड यूज होगा। हम CSV में भेज रहे हैं तो टू CSV मेथड यूज होगा। और अगर हम CSV फाइल से डाटा फ्रेम में भेज रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, रीड CSV। क्वेश्चन नंबर 153, विच पैरामीटर इज यूज्ड टू व्हेन वी डू नॉट वांट द कॉलम नेम टू बी सेव्ड विद द फाइल। कौन सा पैरामीटर हम यूज करेंगे अगर हम कॉलम के नाम फाइल के साथ सेव नहीं करना चाह रहे हैं, तो वही हमारा हेडर होता है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, फॉल्स वैल्यू आएगी। टू डॉट CSV मेथड यूज कर रहे हो तो हेडर इज इक्वल टू 0 नहीं, हेडर इज इक्वल टू फॉल्स आएगा। विच पैरामीटर इज यूज्ड, वाई नहीं, ये गलत है, यूज्ड व्हेन वी डू नॉट वांट द रो लेबल टू बी रिटर्न टू द फाइल ऑन द लिस्ट। हम चाह रहे हैं कि जो पैरामीटर हम यूज, कौन सा पैरामीटर अगर यूज करेंगे, अगर हम हम चाह रहे हैं कि रो लेबल है वो हमारी फाइल जो CSV फाइल क्रिएट हुई उसमें राइट होके ना है डाटा फ्रेम से। ठीक है, तो उसके लिए इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स सेट कर देंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 155, इफ वी सेट हेडर इज इक्वल टू 0 व्हाट विल बी शो इन द आउटपुट। हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 156। Question number 156, in which we can define our own label index to access element between pandas series and numpy array। अगर हम ये पूछ रहा है कि हम pandas सीरीज और numpy array का यूज कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा है जिसमें दोनों में से, जिसमें हम अपने खुद के लेबल इंडेक्स एक्सेस एलिमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमें पता है array में तो हम यूज करते हैं नहीं, सीरीज में यूज करते हैं। आंसर pandas सीरीज रहेगा। Question number 157, in which element can be indexed in descending order or between pandas series and numpy array। तो बोल रहे हैं हम किस एलिमेंट में कैन बी इंडेक्स्ड एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में इंडेक्स्ड कर सकते हैं। तो हम देखिए सीरीज को अगर रिवर्स में रीड करना चाहते हैं तो हम -1 -2 -3 इस तरह से यूज करते हैं। तो हमारा क्या रहेगा आंसर, pandas सीरीज। Question number 158, if two series are not aligned, which type of value will be generated by pandas series and numpy array। अगर हमारे टू सीरीज हैं उनको अलाइंड हम नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं अलाइन कर सकने से मतलब यह है, एक में इंडेक्स है ABC, दूसरे में है D, ABCD। तो D हमारा अलाइन नहीं हो सकता टू सीरीज में, लेकिन सीरीज में हम इनको अलाइन कर सकते हैं, एरे में अलाइन नहीं कर सकते। तो अगर हमें अलाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या रहती हैं, अगर हम सीरीज में अलाइंड करेंगे उन दोनों को तो NaN वैल्यूज आ जाएगी जो इंडेक्स मैच नहीं करेंगे, लेकिन हम numpy array यूज करेंगे तो हमारा अलाइनमेंट फेल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159, which occupies less memory between pandas series and numpy array। pandas सीरीज और numpy array के अंदर कौन लेस मेमोरी लेता है। ठीक है, तो इसमें हमारा एरे ऊपर रहेगा numpy array। क्वेश्चन नंबर 116, pandas supports ब्लैंक इंडेक्स वैल्यूज, तो नॉन यूनिक इंडेक्स वैल्यू, पांडा जो है नॉन यूनिक इंडेक्स होते हैं उनकी वैल्यूज को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा इतना ही था। अगर अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और कल जो आपका एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।
अगेन हम आज इवनिंग में दूसरी वीडियो के साथ आपके साथ अवेलेबल होंगे। तो अब की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।